टीनेज वह उम्र होती है जहां दिल पहली बार खुद को जरूरी समझने लगता है और दिमाग अक्सर पीछे छूट जाता है। किताबों के पन्ने बोझ लगने लगते हैं, सपने धुंधले पड़ जाते हैं और फिर किसी एक नाम में पूरी दुनिया समा जाती है। नमस्कार। आज की कहानी उसी नाजुक मोड़ से शुरू होती है। कहानी का शीर्षक है बहकते कदम और कहानी की लेखिका हैं आप सबकी प्रिय सुधा जुगरान जी। सुधा जुगरान जी की लेखनी में संवेदना और अनुभव की गहरी छाप है। तो आइए आज सुनिए उनकी लिखी एक और प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानी, बहकते कदम। नेहा रिनी की अलमारी संभाल रही थी। तभी एक लिफाफा अलमारी से फिसलकर उसके कदमों में आ गिरा। नेहा ने लिफाफा उठाकर उसे अलट पलट कर देखा तो उस पर रिनी का नाम लिखा था। लिफाफा खोलकर देखा तो खूबसूरत राइटिंग पैड के पन्नों पर रिनी के नाम लिखे हुए किसी लड़के के अनेक प्रेम पत्र थे। यह देख नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मात्र 16 साल की बिटिया स्कूल में ये गुल खिला रही है। पढ़ने लिखने के बजाय प्रेम फरमाया जा रहा है। सोचकर गुस्से से नेहा की मुट्ठियां भिंच गई। उसे लगा अगर इस समय रिनी उसके सामने होती तो वो पता नहीं उसका क्या कर देती। नेहा के दिलो दिमाग में आंधियां चल रही थी। उसे लगा सब उसकी तरफ उंगली उठा उठाकर कह रहे हैं, यही हैं उस लड़की रिनी के मम्मी पापा जो उस लड़के के साथ भाग गई थी और जब कुंवारी गर्भवती हो गई तो आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, नेहा ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। यह कैसे और कब हो गया? ना वो लापरवाह मां थी और ना आवश्यकता से अधिक सख्त कि बच्चे उसे अपनी निजी बातों में शामिल ना कर पाएं। पर ये बातें तो निजी से भी निजी हैं। उसके कानों में जैसे आवाज आई, 16 साल की रिनी अब दूसरों के लिए बच्ची नहीं रह गई थी। रिनी वैसे तो पढ़ाई में ठीक ठाक थी, लेकिन इधर कुछ समय से नेहा उसमें परिवर्तन देख रही थी। उसका गुमसुम अपने आप में खोए रहना, सजने संवरने में ज्यादा ध्यान देना। जो रिनी आधा घंटा भी टिककर नहीं पढ़ पाती थी, वही रिनी अब घंटों किताबों में मुंह छिपाए बैठी रहती। लेकिन अब उसको समझ में आया कि रिनी किताबों में नहीं बल्कि रोमानी कल्पनाओं में खोई रहती थी। नेहा ने एक प्रेम पत्र पढ़ा। पत्र में साथ जीने मरने की कसम खाने की बात लिखी थी। बचकानी सी बातें और बचकाना सा भावुकता भरा प्रेम पत्र जो हकीकत से कोसों दूर था। पत्रों की तारीख से उसे लग गया कि यह प्रकरण लगभग साल भर से चल रहा है। नेहा ने रिनी की अलमारी संभाली और प्रेम पत्रों का लिफाफा उसी जगह रखकर बाहर आ गई। उसने एक बार सोचा कि अंशुल को ऑफिस से फोन करके बुलाए और उसे सारी बात बता दे, किंतु अपनी नौकरी व जिम्मेदारी में व्यस्त अंशुल को एक और परेशानी में घेर देना क्या हितकर होगा। फिर पिता का क्रोध तो आगा पीछा भी नहीं सोचता। कहीं बात बनने के बजाय बिगड़ गई तो? वो धम से कुर्सी पर बैठ गई। क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोच उसने आंखें बंद कर ली। उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं और आंखों के सामने मायके में बरसों पहले घटी घटना घूम गई। एक दिन नेहा जब स्कूल से घर पहुंची तो घर में कोहराम मचा हुआ था। साबी दीदी सिसक कर रो रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान पड़े हुए थे। बाबूजी गुस्से में चिल्ला रहे थे और माँ रो रो कर साबी दीदी को कोस रही थी। निर्लज्ज कहीं की, तुझे पढ़ने लिखने भेजते हैं कि प्रेम करने के लिए? क्या वहां यही पढ़ाया जाता है? तभी बाबूजी ने गुस्से में साबी दीदी के एक और चांटा लगाया।
टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अब घर से बाहर कदम भी रखा तो माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मैं भी 10वीं पास कराकर तुम दोनों की शादियां करा देता तब ठीक था। पर मैंने सोचा मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर जिंदगी की मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाएं, तब शादी ब्याह की बात सोचें। कितना बड़ा धोखा दे रही थी तू हमें। हम सोचते थे हमारी बेटी पढ़ने गई है और तू उस छोकरे के साथ सैर सपाटा करती थी, पिक्चर जाती थी। मैं उस वक्त शर्म से पानी पानी हो गया जब मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि मैंने आपकी बेटी को अपने पड़ोसी के लड़के के साथ घूमते देखा है। काफी देर तक माँ बाबूजी का प्रलाप चलता रहा। उसके बाद बाबूजी जैसे निर्णय लेते हुए बोले, बस बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई। मैं इसके लिए कोई लड़का देखता हूँ और तुम इसे घर से बाहर कदम ना रखने देना, रखे तो टांगे तोड़ देना। आनन फानन में दीदी के लिए वर की खोज होने लगी, लेकिन इसी बीच एक दिन दीदी घर से 2-4 कपड़े और थोड़े रुपए चुराकर उस लड़के के साथ भाग गई। माँ बाबूजी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन दिनों माँ बाबूजी को देखकर लगा कि बच्चे जब नासमझी में ऐसे कदम उठा लेते हैं तो माता पिता को उसके बाद कितना कुछ सहन करना पड़ता है। वे इस बारे में तनिक भी नहीं सोचते। पुलिस की मदद से दीदी मिल तो गई, लेकिन अब वो कुछ मुरझाई सी लगी और कुछ दिनों में इसका रहस्य भी उजागर हो गया। दीदी गर्भवती थी। माँ बाबूजी ने सिर पीट लिया। वैसे ही इतनी बदनामी हो चुकी थी, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आखिर बाबूजी याचक बनकर उस लड़के के घर के दरवाजे पर खड़े हो गए, किंतु लड़के के माँ बाप ने खरी खोटी सुनाकर साफ इनकार कर दिया। उसका कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि दीदी पुलिस के सामने बयान में कह चुकी थी कि उसकी उम्र 18 साल है और वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। फिर एक दिन भयानक दुर्घटना घट गई। वह नजारा जो नेहा के दिलो दिमाग से कभी नहीं हटता। साबी दीदी की पंखे से झूलती लाश। वो कितनी फूट फूट कर रोई थी। दीदी की मौत को कभी भुला नहीं पाई थी, लेकिन इस सारे प्रकरण ने उसे सबक जरूर दे दिया था और उसने अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। रिनी का जीवन संभालने के लिए वो किसी ऐसी भयानक घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी। बहुत समझदारी व नाजुकता से काम लेना पड़ेगा। उफनती नदी को बांध देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके पानी का सही इस्तेमाल व सही दिशा में बहाव भी जरूरी है, वरना प्रलय आएगी ही। दीदी तो नासमझ थी। यदि माँ बाबूजी ने ही समझ से काम लिया होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ना घटती। जमाने में इतना परिवर्तन आ चुका है, तो इस समस्या से निपटने के लिए माता पिता के तरीकों में भी परिवर्तन आना चाहिए। उससे निपटने के लिए वो बाबूजी वाला रास्ता अपनाने की गलती कभी नहीं कर सकती। नेहा ने अपने दिल दिमाग को समझा बुझाकर शांत किया और संयत होकर घर के काम निपटाने लगी। रिनी स्कूल से आई तो नेहा का व्यवहार उसके प्रति सामान्य था। दूसरे दिन शाम को रिनी अपना होमवर्क कर रही थी। नेहा उसके लिए दूध और अपने लिए चाय बनाकर उसके कमरे में चली गई। रिनी को गिलास थमाकर वो वहीं बैठकर चाय पीने लगी। नेहा सोच रही थी कि कैसे बात शुरू की जाए। बेटा रिनी, अचानक ही नेहा के मुंह से निकल गया। जी मम्मी। ये विपुल कौन है? विपुल? रिनी चौंक कर नेहा की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। कौन? कौन विपुल? वो सकपकाई सी बोली। वही जिसके प्रेम पत्र तुम्हारी अलमारी में रखे हैं। नेहा के कहते ही रिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन से प्रेम पत्र? मेरी अलमारी में तो कोई प्रेम पत्र नहीं है, रिनी बोली। झूठ बोलने की कोशिश मत करो रिनी, नेहा थोड़ी सख्ती से बोली। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूं कि विपुल कौन है। मेरे स्कूल में 12वीं में पढ़ता है।
उसने तुम्हें प्रेम पत्र क्यों लिखे? नेहा ने पूछा तो रिनी चुप हो गई। तुमने भी उसे पत्र लिखे हैं? नेहा ने दोबारा पूछा तो भी रिनी चुप रही। सच सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। नेहा नरम पड़ती हुई बोली। हाँ। रिनी ने गर्दन हिला दी। नेहा का दिल किया रिनी को कसकर एक थप्पड़ लगा दे। क्यों लिखे तुमने उसे प्रेम पत्र? मैं उसे प्यार करती हूं, रिनी बोली। प्यार? उसका दिल किया रिनी से कुछ भद्दा बोलकर दिल की भड़ास निकाल ले। फिर वाणी पर नियंत्रण रखकर बोली, और विपुल, क्या वो भी तुम्हें चाहता है? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। जान देना तो बहुत सरल है रिनी, लेकिन क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता है? नेहा का स्वर ना चाहते हुए भी थोड़ा व्यंग्यात्मक हो गया। क्या मतलब? रिनी ने पूछा। मतलब यह है कि तुम्हारे प्यार की क्या मंजिल है? पत्रों से साफ जाहिर है कि तुम सिर्फ दोस्तों की तरह तो एक दूसरे को नहीं चाहते हो। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। शादी? नेहा कटाक्ष करते हुए बोली। शादी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लाल जोड़ा पहनकर खूबसूरत सी दुल्हन बनो, विपुल बारात लेकर आए, तुमसे शादी करे और तुम्हें अपने घर ले जाए। उसके बाद तुम किसी खूबसूरत पहाड़ी स्थान पर हनीमून मनाने चले जाओ, यही ना? और उसके बाद? सुनकर रिनी के चेहरे पर खूबसूरत रोमानी भाव आए और गायब हो गए। उसके बाद मतलब? मतलब यह है रिनी कि शादी सिर्फ इतना ही तो नहीं है। शादी एक जिम्मेदारी है। प्रेम में जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि यह दिल का दिल से रिश्ता है। मन के आगे तन भी है। तन के रिश्ते के लिए सामाजिक मान्यता जरूरी है, और इस मान्यता का नाम शादी है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक लड़का व लड़की विवाह की बात सोचते हैं, तो लड़के का आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, और लड़की का कम से कम गृहस्थी संभालने लायक होना, है ना? नेहा ने बात समझाते हुए कहा तो रिनी खामोश हो गई। लेकिन आर्थिक आत्मनिर्भरता के नाम पर विपुल को सिर्फ अभी पॉकेट मनी ही मिलती होगी, और घर संभालने के नाम पर तुम्हें अधिक से अधिक चाय बनानी आती है। हम अभी शादी करने का कहाँ सोच रहे हैं, रिनी बोली। तुम अभी शादी की नहीं सोच रहे हो, तो तुम चाहते हो कि तुम दोनों अपने अपने माता पिता की कमाई पर ऐश करो, घूमो फिरो, फिल्में देखो, पढ़ाई से जी चुराओ, जो कि तुम्हारे इस साल के नंबरों से दिख रहा है। और अगर कोई गलत सलत कदम उठाओ तो माता पिता उसका खामियाजा अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाकर भुगतें। ना चाहते हुए भी नेहा के स्वर में कड़वाहट घुल गई। रिनी, बेहतर यही होगा कि तुम उस लड़के से इस तरह का संबंध रखना बंद कर दो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी तुम्हारा समय सिर्फ पढ़ाई करके भविष्य संभालने का है, शादी के विषय में निर्णय लेने का नहीं। नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हारे पापा से कहना पड़ेगा, और हो सकता है तुम्हारे पापा उसके घर में कहें। फालतू में बात बढ़ जाएगी। नेहा ने बात खत्म करते हुए उठने का उपक्रम किया। मम्मी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। रिनी की आवाज रुंधी हुई थी। और वो भी मेरे बिना नहीं जी सकता। अगर आप लोगों ने हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, तो या तो हम घर से भागकर शादी कर लेंगे, या दोनों जहर खाकर साथ साथ मर जाएंगे, रिनी दृढ़ता से बोली। रिनी का कहा सुन नेहा भौचक्की रह गई। रिनी साबी दीदी नहीं थी जिसने चुपचाप मार खा ली थी। ये तो इस जमाने की लड़की थी जो फिल्मी भाषा बोल रही थी। हम्म, कहते हुए नेहा वापस बैठ गई। फिर कुछ सोचकर बोली, रिनी, मैं या तुम्हारे पापा यह सहन नहीं कर सकते कि तुम स्कूल जाने के बजाय एक दूसरे के साथ घूमो, कोर्स की पढ़ाई करने के बजाय प्रेम पत्र लिखो, और भविष्य संभालने के बजाय एक दूसरे के साथ रोमानी कल्पनाओं में खोए रहो।
मतलब मतलब सीधा सा है। तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, तो हम तुम दोनों की शादी करा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे इस तरह के आचरण से हमारी बदनामी होती है, जो हमें स्वीकार नहीं। तुम घर से भाग जाओ या जहर खाकर मर जाओ, इससे तो यही अच्छा है कि हम तुम्हारी शादी कर दें, क्योंकि बच्चों की नौकरी या शादी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। मैं उसके घर बात करती हूँ, उसे जैसी भी नौकरी मिलती हो। जाहिर है वो 11वीं पास है, तो उसे कैसी नौकरी मिलेगी, लेकिन जिस तरह की भी मिले वो कर ले। परसों से तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए तुम इसी घर को फिलहाल अपनी ससुराल समझकर मेरी तरह सुबह से शाम तक घर की सारी जिम्मेदारी निभाओगी, सारा काम करोगी, घर की व्यवस्था करोगी। वो भी 4-6 महीने कमाए और अपनी कमाई भी अपने घर में दे, क्योंकि शादी के बाद उसी की कमाई से घर चलेगा। 4-6 महीने में यह सब व्यवस्थित हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें यह बदली हुई परिस्थितियां रास आ जाएं, तो हम तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम दोनों की शादी करा देंगे। लेकिन जुलाई से तुम स्कूल नहीं जाओगी। नेहा ने कहा तो रिनी को नेहा की शर्त अजीब सी लगी। लेकिन जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तो सब पूछेंगे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। रिनी बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सबको समझा दूंगी। नेहा ने कहा, लेकिन उसके पापा अगर इस बात के लिए तैयार नहीं हुए तो? रिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यदि विपुल इस बात के लिए राजी है, वह तुमसे शादी करना चाहता है, तो उसके माता पिता को समझाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं उनसे बात कर लूंगी। नेहा ने कहा। रिनी ने नेहा को अविश्वास से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सरलता से विपुल और उसका मिलन हो सकता है। वो सोच रही थी कि 4-6 महीने तो देखते देखते गुजर जाएंगे, फिर विपुल होगा और वो होगी। विपुल जो भी कमा कर लाएगा वो उसी में गुजारा कर लेगी, फटा पुराना पहन लेगी, रूखी सूखी खा लेगी। उसे तो बस विपुल का प्यार चाहिए, उसके साथ तो वो भूखी भी रह सकती है। ठीक है, रिनी बोली और विपुल का फोन नंबर निकालकर उसे दे दिया। नेहा उठकर बाहर आ गई। उसके सामने एक चुनौती थी, जिसे उसने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अब आगे क्या करना है वो इस बात पर विचार कर रही थी। दूसरे दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसने विपुल की मम्मी से फोन पर बात की। उनसे बात करके उसे पता चल गया कि वे विपुल व रिनी के बारे में पहले से ही जानते हैं और उसे कई बार डांट भी चुके हैं। लड़के व लड़की के माता पिता होने में फर्क होता है। लड़के के माता पिता होने के कारण वे लापरवाही कर रहे थे, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो लड़की की मां थी, इसलिए इस तरफ से आंखें बंद नहीं कर सकती थी। नेहा ने उनसे एक बार आमने सामने मिलकर बात करने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने शाम को ही मिलने का समय दे दिया। घर में बाजार तक जाने की बात कहकर नेहा उनके घर चली गई। बातचीत में विपुल के माता पिता काफी सुलझे हुए लगे। नेहा ने उन्हें अपनी बेटी से हुई बातचीत के बारे में बताया। आप ही बताइए भाई साहब, आपका तो बेटा है, आपने तो थोड़ा बहुत डांट डपट दिया, लेकिन ये दोनों अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अगर हम अधिक सख्ती करते हैं और जैसा कि रिनी ने कहा है, ये दोनों वैसा ही कुछ कर गुजरते हैं, तो क्या होगा? विपुल के माता पिता चुप हो गए। समस्या सचमुच गंभीर थी। दोनों नासमझ बच्चों को कल्पना की दुनिया से यथार्थ के धरातल पर उतारना जरूरी था, ताकि वे कल्पना व यथार्थ में फर्क महसूस कर सकें। मैंने एक योजना बनाई है, अगर आप मेरा साथ दें तो, कहकर नेहा ने अपनी पूरी योजना बताई और कहा, मुझे लगता है कि किसी दुकान पर 2-3 हजार की नौकरी तो आप दिलवा ही सकते हैं। दुकानों में आजकल काफी लड़के काम करते हैं। मन थोड़ा पक्का तो करना पड़ेगा कि उन लड़कों के बीच आपका लड़का भी काम करेगा।
लेकिन जब उन्हें यही स्वीकार है तो उन्हें यह मौका देना ही चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमें 6 महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते होते दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। विपुल के माता पिता ने नेहा को विश्वास दिलाया कि वे विपुल से बात करेंगे, और विपुल भी यदि रिनी की तरह ही बात करता है तो वे नेहा की कही बात पर अमल करने को तैयार हैं। रात में ही विपुल के पापा का फोन आ गया। विपुल भी रिनी जैसी ही बात कर रहा है कि वो रिनी के साथ ही जिएगा मरेगा। इसलिए हमने विपुल से साफ कह दिया है कि पढ़ाई लिखाई करने के बहाने हम अपनी कमाई पर उसे गुलछर्रे उड़ाने की छूट नहीं दे सकते। उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर सकते हैं। वो 6 महीने नौकरी करे, और यदि उसके बाद वो चाहेगा तो हम उसकी शादी रिनी से कर देंगे। ठीक है, उनकी बात सुन नेहा ने कहा, आप उससे कह दीजिए कि वो अगर चाहे तो रिनी से कभी कभी फोन पर बात कर सकता है। हाँ, मिलने की इजाजत हम नहीं देंगे। फिर 6 महीने बाद तो शादी हो ही जाएगी। इतनी बात तो उसे भी हमारी माननी चाहिए। रिनी भी इस शर्त के लिए तैयार हो गई। 2 महीने बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। विपुल के तो 12वीं के इम्तिहान हो चुके थे, इसलिए फिलहाल फ्री था। रिनी ने बताया कि विपुल के पापा ने कपड़ों की दुकान पर उसकी नौकरी लगवा दी है। रिनी बहुत खुश थी। नेहा मन ही मन हंसी कि एक इंजीनियर बाप की बेटी, शहर के नामी गिरामी स्कूल की छात्रा, जिसकी स्कूल व घर की ट्यूशन फीस मिलाकर इससे दुगनी है, वो एक कपड़े की दुकान में 2-2.5 हजार रुपए की नौकरी कर रहे लड़के में अपना भविष्य तलाश रही है। अगले दिन से रिनी की दिनचर्या भी शुरू करनी थी। नेहा ने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर घड़ी रिनी के कमरे में रख दी। रिनी, 6 बजे उठकर भाई को दूध दे देना, उसे 7 बजे कोचिंग क्लास में पहुंचना है। मम्मी, 6 बजे? छुट्टियों में भी इतनी जल्दी उठाओगी? और भैया को दूध आप उठकर देंगी, मैं क्यों दूंगी? भूल गई मैंने क्या कहा था कि घर की सारी जिम्मेदारी ससुराल समझकर तुम उठाओगी। कल से काम वाली भी छुट्टी लेकर 2 महीने के लिए गांव जा रही है। अब बर्तन पोंछा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 हजार रुपए कमाने वाला घर में नौकरानी नहीं रख सकता। सारे काम स्वयं ही करने पड़ेंगे। नेहा गंभीरता से बोली, और मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम्हें दिक्कत हो। और देखो रिनी, नेहा थोड़ा रुककर बोली, यदि तुम मुझे मौका नहीं दोगी तो यह बात फिलहाल तुम्हारे व मेरे बीच में रहेगी। नहीं तो समय से पहले पापा को पता चल गया तो तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। नेहा की बातें सुन रिनी चुप हो गई। दूसरे दिन नेहा अपने समय से जाग तो गई थी, लेकिन जानबूझकर लेटी रही। 8 बजे तक उठी। उसने देखा रिनी अस्त व्यस्त हो रात के जूठे बर्तन धो रही थी। आधे धोए बर्तन सिंक में पड़े थे और आधे स्लैब के ऊपर रखे थे। नेहा किचन में गई तो मुस्कुरा उठी। भाई को दूध दे दिया? हाँ। ठीक है। फिर नेहा ने पानी के लिए धुले बर्तनों में से एक गिलास निकाला तो उसमें दूध लगा हुआ था। ये कैसे बर्तन धो रही हो रिनी? क्या अपने घर में ऐसे ही बर्तन धोओगी? कहकर उसने गिलास वापस सिंक में रख दिया। उसने 2 कप चाय बनाई और कमरे में आ गई। चाय पीकर किचन में आई तो देखा रिनी बर्तन धो चुकी थी। सिंक वैसा ही गंदा पड़ा था और स्लैब के ऊपर बर्तन भी वैसे ही पड़े थे। रिनी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। रिनी, नेहा ने आवाज लगाई। जी मम्मी, कहती रिनी दौड़कर आ गई। ये बर्तन क्यों नहीं संभाले और सिंक कौन साफ करेगा? ये बर्तन संभालो और सिंक व स्लैब साफ करो। मुझे तुम्हारे पापा के लिए नाश्ता बनाना है। नेहा ने कहा तो रिनी थोड़ी सी रुआंसी हो गई। मम्मी, अभी तो इतने सारे बर्तन धोए हैं, आपने यह तो पूछा नहीं कि मैंने दूध पिया या नहीं, उल्टे दूसरा काम बता दिया। रिनी बोली।
अपनी गृहस्थी में तो इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा रिनी। और 2,500 रुपए कमाने वाले की बीवी के इतने ठाट नहीं होते कि पति पत्नी रोज दूध पी सकें। जानती हो, हमारे दूध का बिल ही इससे ज्यादा आता है। अब विपुल पीने के लिए दूध लगाएगा या दाल रोटी का इंतजाम करेगा? यहाँ तो तुम्हें सभी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। विपुल ये आराम व सुविधाएं तुम्हारे लिए कहाँ से जुटाएगा? दूध के नाम पर तो तुम्हें सुबह की चाय भी मिल जाए वही बहुत है, नेहा ने कहा। विपुल की बात आने पर रिनी चुप होकर काम करने लगी। बर्तन संभाल कर उल्टा सीधा स्लैब साफ किया। अंशुल नाश्ता करके ऑफिस चले गए। रिनी झाड़ू पोंछा करने लगी। रिनी ने झाड़ू को कभी हाथ भी ना लगाया था, सो नेहा को उस पर दया आने लगी। लेकिन माँ की ममता को एक तरफ धकेल नेहा कठोर हो गई। रिनी पसीने से लथपथ पोंछा लगा रही थी। पोंछा कहीं पर लग रहा था, कहीं पर नहीं, पर उसने ऐसे ही रहने दिया। उल्टा सीधा काम निपटा कर रिनी नहा धोकर आ गई। मम्मी जल्दी से नाश्ता दे दो, भूख लगी है। नेहा ने 2 सादी रोटी और रात की बची सब्जी उसके सामने रख दी। यह क्या मम्मी, यह भी कोई नाश्ता है? ऑमलेट क्यों नहीं बनाया? ब्रेड बटर कहाँ है? कुछ नहीं तो पराठा ही बना देती। रिनी, तुम्हें तो विपुल के साथ रहना है और तुम्हें मालूम है ना उसकी आमदनी क्या है। तुम्हारे ब्रेड बटर और अंडे, ऐसे नाश्ते का खर्चा वो पूरा नहीं कर पाएगा। उसके साथ तो रोटी सब्जी भी मिल जाए वही बड़ी बात है। फिर तुम तो उसके साथ रूखी सूखी खा कर भी खुश रह लोगी। नेहा ने कहा तो रिनी चुप हो गई। किसी तरह मन मार कर वो रोटी सब्जी खाने लगी। दिन के खाने में भी नेहा ने रिनी को कद्दू की सब्जी और रोटी पकड़ा दी। वो जानबूझकर वही सब्जियां बना रही थी जो सस्ती थी और रिनी को नापसंद थी। सलाद देना तो उसने रिनी को बंद ही कर दिया था। बटर और घी का तो सवाल ही नहीं। अंशुल रिनी को गाहे बगाहे किचन में घुसे काम करते देखते तो सोचते, छुट्टियां हैं इसलिए रिनी माँ की मदद कर रही है। वो कभी कभी उसकी तारीफ कर देते, हमारी बिटिया तो बहुत होशियार हो गई है, मम्मी का कितना ख्याल रखती है। उन्हें असलियत का पता ही नहीं था। महीना भर होते होते रिनी काम के बोझ से थकी थकी नजर आने लगी। दूध घी मक्खन अंडा अच्छा खाना सब बंद था, सो सेहत पर भी असर पड़ने लगा था। उधर विपुल भी कुछ दिन तक तो खूब उत्साह से काम करता रहा, लेकिन फिर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की नौकरी ने उसे थकाना शुरू कर दिया। उस पर भी महीना पूरा होते होते ही माँ ने सारे रुपए ले लिए। उसे सिर्फ 100 रुपए पकड़ा दिए। स्कूटर चलाना पापा ने यह कहकर बंद करवा दिया कि इतने रुपए कमाने वाले के ऐसे ठाट नहीं होते। वो पैदल जाए या सार्वजनिक यातायात के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करे, उन्हें इससे मतलब नहीं। कूलर व एसी का आदी विपुल दिन भर पसीने से लथपथ हो दुकान में काम करता था और गलती करने पर मालिक की फटकार भी सुनता था। जो विपुल पॉकेट मनी मांगने पर पापा की थोड़ी सी डांट नहीं सुन सकता था, वही विपुल जब कमाने के लिए मालिक की झिड़कियां सुनता तो उसका खून खौल उठता। फिर रिनी का चेहरा सामने आता और सोचता, मैंने प्यार किया फिल्म में तो हीरो ने गाने गा गा कर रुपए कमा लिए थे, असलियत में यह सब कितना मुश्किल है। धीरे धीरे डांट पड़ने पर मेहनत करने पर रिनी का चेहरा आंखों के सामने धुंधलाने लगा। सोचने लगता, यह जिंदगी सिर्फ 4-6 महीने की नहीं बल्कि रिनी के साथ उसे जिंदगी भर ऐसे ही जीनी पड़ेगी। मम्मी पापा ने तो उसे जिंदगी संवारने का भरपूर मौका दिया था, पर उसी ने बजाय पढ़ने लिखने के अपना समय व दिमाग रिनी के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाने में लगाया। उसके साथ के लड़के पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे और वो इसी तरह इसी दुकान में नौकर बनकर जीवन गुजार देगा।
17 साल का विपुल जिम्मेदारियां पड़ने पर अचानक बड़ों की तरह सोचने लगा। जो बात उसे माता पिता की सुरक्षित छाया तले महसूस नहीं हो पा रही थी, वही बात इन चंद दिनों ने महसूस करवा दी। बाकी बातों के लिए तो उम्र पड़ी है, पर जिंदगी संवारने का बस यही समय है, और वो यह बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं कर सकता। इसी बीच उसका 12वीं का रिजल्ट निकल आया। वो किसी तरह पास हो गया था। यही उचित मौका देखकर उसने अपने मम्मी पापा से माफी मांग ली और प्रतिज्ञा की कि वो अब अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएगा और आगे से उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। उन्हें कुछ बनकर दिखाएगा। नेहा को विपुल के बारे में सब पता चलता रहता था। विपुल एक तो लड़का था, दूसरे घर के बाहर की दुनिया देख रहा था। फिर शादी के बाद कमाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। परिवर्तन रिनी में भी आ रहा था। पहले जहां वो विपुल से फोन पर बात करने को लालायित रहती, हर समय उसके फोन का इंतजार करती, अब वही थकी होने पर उसका फोन आने पर कभी कभी टाल भी जाती। अपनी तरफ से फोन करना तो उसका लगभग बंद ही हो गया था। उधर विपुल के पापा ने उसका दाखिला अपनी जान पहचान के बल पर दिल्ली के किसी कॉलेज में करा दिया था। रिनी को यह बात पता लग गई थी। उसने नेहा से कुछ नहीं कहा। उसकी सूरत से साफ लगने लगा था कि उस पर से प्यार का भूत उतर रहा है। वो माँ से जब किसी वस्तु की फरमाइश करती तो नेहा या तो सस्ती सी चीज ला देती, या यह कह कि विपुल उसकी ऐसी आए दिन की फरमाइश पूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अपनी जरूरतों पर अभी से अंकुश लगाना चाहिए। पॉकेट मनी उसकी बंद हो चुकी थी। कहाँ हफ्ते में एक दिन बाहर खाना रिनी के लिए आम बात थी, और इधर उसने 2 महीने से चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पी थी। अंशुल जब भी प्रोग्राम बनाना चाहते, नेहा किसी ना किसी कारण से टाल जाती। रिनी को अब महसूस होने लगा कि रूखा सूखा खाना तथा धरती पर सोना यह सिर्फ कल्पनाओं में ही अच्छा लगता है। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करना और सूखी रोटी सब्जी खाकर सो जाना, क्या सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? फिल्मों में तो गरीबी भी अच्छी लगती है, किंतु हकीकत में ऐसा नहीं होता। फिर यह उसकी मजबूरी तो नहीं है। मम्मी पापा तो उसे पढ़ाना चाहते हैं। उसके पास अपना भविष्य संवारने का पूरा मौका है। वो क्यों नहीं पढ़ लिख कर कुछ लायक बन जाती? शादी और प्रेम, यह तो बाद में भी हो सकता है। वो अपना इतना बहुमूल्य समय इन फालतू बातों में बर्बाद कर रही है। पढ़ लिख कर कुछ बनने का यही समय है। और विपुल को भी तो देखो, उसने बताया तक नहीं कि वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। वो उसके लिए ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो गई थी। रीनी को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन मां से कैसे कहे? 2 महीने पूरे हो गए थे, कल से स्कूल खुलने वाले थे। रिनी ने चुपचाप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करके टांग दी, जूते पॉलिश किए, अपनी किताबों की अलमारी ठीक की और मां के पास जाकर खड़ी हो गई। नेहा अपने कमरे में लेटी हुई थी। रिनी के चुपचाप आकर खड़ी हो जाने से वो समझ गई कि रिनी कुछ कहना चाहती है। क्या बात है रिनी, कुछ कहना चाहती हो? जी। रिनी पलंग के किनारे पर बैठ गई। क्या बात है, बोलो। क्या विपुल का फोन नहीं आया? नहीं आया तो तुम फोन कर लो। नहीं, यह बात नहीं, रिनी बोली। तो फिर क्या बात है? मम्मी, वो संकोच से बोली, कल से स्कूल खुल रहे हैं। हाँ, पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो शादी करनी है और उसके लिए अभी 4 महीने बाकी हैं। मैं आजकल में तुम्हारे पापा से बात करने की सोच रही हूं, नेहा ने कहा। मम्मी, रिनी मां की गोद में सिर रख फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ? जानकर भी अनजान बन नेहा बोली, मम्मी,
मुझे माफ कर दो। मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। मैं समझ गई कि कल्पना और हकीकत में कितना फर्क होता है। आप सही कहती थी कि यह बहुमूल्य समय पढ़ने का है। जो इन कुछ सालों में मेहनत करता है, वो जिंदगी भर सुखी रहता है। जो इस बहुमूल्य समय को मेरी तरह बर्बाद करता है, उसे पूरी जिंदगी दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। मम्मी, मुझे एक मौका दो। मैं आपको अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की दोस्ती को प्रेम का जामा पहनाने की कोशिश कभी नहीं करूंगी। रिनी की ये बातें सुन नेहा हतप्रभ रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रिनी को उठाकर गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम्हें सही गलत का एहसास अंदर से हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जिंदगी को कभी ना भरने वाला नासूर बना सकता था। यह नाजुक उम्र है। माता पिता इन गलियों से गुजर चुके होते हैं, इसलिए बच्चों को सही गलत की शिक्षा देते हैं। मैं यह नहीं कहती कि शादी और प्रेम ये सब वाहियात बातें हैं और इसके बारे में सोचने का तुम्हें कोई हक नहीं। लेकिन प्रेम तभी सार्थक होता है जब लड़का इस योग्य हो कि प्रेम को सुरक्षा प्रदान कर सके और लड़की इस योग्य हो कि प्रेम का आधार बन सके। ऐसे ही प्रेम की परिणति विवाह में हो सकती है। इस उम्र का प्रेम तो महज शारीरिक आकर्षण भर होता है, जो जिंदगी को लहूलुहान करके छोड़ देता है। रिनी हिचकियां लेकर रो रही थी। चुप हो जा रिनी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बस मेरे लिए यही बहुत है। आज ही शाम को बाजार चलेंगे। तुम्हारी जो भी जरूरी चीजें हो खरीद लेना। कल से स्कूल जाना है। नेहा ने उसे दुलारते हुए कहा। माँ की छाती से लगी रिनी को लगा कि वो माता पिता की ममता की छांव तले सुरक्षित है। और नेहा सोच रही थी कि साबी दीदी के भी कदम बहके थे और रिनी के भी, पर अपनी समझदारी से उसने रिनी के बहकते कदमों को सही दिशा दिखा दी। रिनी को स्वयं ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी था कि यदि उसने बाबूजी जैसी सख्ती बरती होती, तो साबी दीदी जैसा कोई कदम रिनी भी उठा सकती थी, क्योंकि विरोध विद्रोह को जन्म देता है। तब क्या होता? समस्या एक ही थी, उससे निपटने का तरीका अपना अपना था। नेहा ने अपनी आंखें पोंछी और गले से लगी रिनी को प्यार से बाहों में भींच लिया। इस शिक्षाप्रद कहानी के लिए सुधा जुगरान जी को हार्दिक धन्यवाद। हमारे आपके घरों में इस उम्र के बच्चे होते हैं और यही भूलें अक्सर करते हैं। अगर उनकी इन भूलों को प्यार और समझदारी से संभाल लिया जाए, तो वे जीवन की हार नहीं बनती, बल्कि वही बच्चे एक दिन यह महसूस करते हैं कि उनका हाथ सही समय पर थामा गया और उनका भविष्य बच गया। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।